हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू परम क्लासेस चैनल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चहेते मार्गदर्शक चैनल में अभिनंदन है, नंदन है, वेलकम है, स्वागत है। दोस्तों आज एक अहम दिन है। पता है क्यों है दोस्तों? आज बजट पारित हुआ है, बजट पेश हुआ है। आज भारत का केंद्रीय बजट। दोस्तों, ये हम सबके लिए खुशी की बात है। तो आज परम क्लासेस आपके लिए लेकर आया है बजट 2024-25 से जुड़ी हुई कुछ खास बातें कि क्या खोया और क्या पाया, हमें क्या मिला, किसको क्या मिला, विद्यार्थियों को क्या मिला, आम जन को क्या मिला, मध्यम वर्गीय जो जनता है उसको क्या मिला, किसानों को क्या मिला, उद्योगों को क्या मिला, बेरोजगारों को क्या मिला और कृषकों को क्या मिला। तो दोस्तों, इन बातों को जानने के बाद हम जानेंगे आज के इस वीडियो में, लेक्चर में, उन 10 बातों को जो कि बजट से जुड़ी है, जो अनसुनी अनजानी बातें हैं लेकिन रोचक है दोस्तों, जो आपने आज से पहले कभी नहीं जानी होगी। तो दोस्तों, परंपरा से लेकर आया है बजट रूपी एक पूरा बक्सा, जिसमें से कई है वो चिराग निकलेंगे और उन चिरागों से आप जान पाएंगे कि क्या अहम बातें आज के इस बजट के लेक्चर के अंदर। तो दोस्तों, जान लेते हैं। हम 2024-25 के बजट को जानने से पहले एक चीज अवश्य जानेंगे कि बजट और उससे जुड़ी कुछ बातें अवश्य जाननी जरूरी है, क्योंकि तभी हमें बजट है वो समझ आ पाएगा कि बजट होता क्या है। दोस्तों सबसे पहले आता है कि बजट क्या चीज है। दोस्तों, हमने घर में शब्द सुना है कि बजट बिगड़ जाता है, महंगाई होती है बजट बिगड़ जाता है, या कोई महामारी आ गई तो बजट बिगड़ गया, है ना, कोई घर में शादी हो गई तो बजट बिगड़ गया। बजट दोस्तों एक आमदनी का हिस्सा है। यदि आप नॉर्मल लाइफ में देखें तो आमदनी का वह हिस्सा है जो कि हम पहले से ही फोरकास्ट करके बैठते हैं कि ये खर्च होना है, इतना खर्च तो होगा। ये प्राय गृहिणियों के बारे में कहा जाता है कि वो बजट निर्मात्री होती है। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि बजट का मूल अर्थ क्या है, सामान्य अर्थ क्या है। दोस्तों, बजट किसी भी वित्तीय वर्ष में होने वाली आमदनी और खर्चों का एक बड़ा दस्तावेज है। दोस्तों, उससे फोरकास्टिंग होती है कि ये खर्चे होंगे, इन मदों पर खर्चा किया जाएगा और इन मदों से आय होगी, इनको सस्ता किया जाएगा, इनको महंगा कर देश में संतुलन बनाया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतना खर्च होगा ताकि देश में विकास की लहर आए, शिक्षा पर इतना खर्च होगा ताकि एजुकेशन का जो सिस्टम है वो प्रभावी हो सके। दोस्तों, ऐसी कई चीजें होती है बजट में, खर्चे और आय दोनों का दस्तावेज संलग्न है। दोस्तों, इसके अलावा वित्तीय वर्ष की बात आती है कि बजट किस अवधि का होता है। दोस्तों, बजट जो है वित्तीय वर्ष हर साल 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च तक को समाप्त होता है। दोस्तों, वित्तीय वर्ष की शुरुआत से पहले सरकार को संसद में केंद्रीय या अंतरिम बजट पेश करना होता है। दोस्तों, इसमें 2 चीजें बात मैंने काम में ली, केंद्रीय या अंतरिम बजट। दोस्तों, केंद्रीय बजट तो वो हो गया जो केंद्र सरकार पेश करती है। अब बात आती है कि यह अंतरिम बजट क्या है, इंटरिम बजट क्या है। दोस्तों, इंटरिम बजट चुनावी साल में पेश किया जाता है। इसके अलावा अंतरिम बजट जो है वो मुख्य बजट से या आम बजट से छोटा होता है। दोस्तों, इसमें नई सरकार के गठन तक राजस्व और व्यय के अनुमान को प्रस्तुत किया जाता है कि जैसे कि मान लेते हैं कि बजट पेश किया जाना, उसके बाद 6 महीने के बाद आम चुनाव होने हैं। तो इन 6 महीनों की अवधि के अंदर, इन 6 महीने के समय में क्या व्यय होगा, क्या आय होगी, ये राजस्व का और व्यय का अनुमान पेश किया जाता है, ताकि मार्केट में जो निवेशक है, जो इन्वेस्ट कर रहे हैं मार्केट में, चाहे वो शेयर मार्केट हो, चाहे गोल्ड हो, चाहे सिल्वर हो, किसी में भी कर रहे हो, तो उनमें विश्वास बना रहे, भरोसा बना रहे कि हाँ, ये गवर्नमेंट आए या जाए लेकिन इन्होंने अपना रुख तो साफ किया,
कि ये क्या है, इनका जो सोच है इनकी क्या है। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं आज ही के बजट की, जो कि मोदी का 3.0 बजट कहा जाता है, तीसरा बजट। अब दोस्तों ये जान लेते हैं कि इस बजट में कुल व्यय कितना है। तो दोस्तों व्यय करेंगे तभी तो हमें लक्ष्य की प्राप्ति होगी। दोस्तों खर्चे तो वही होंगे, आय भी होगी, लेकिन खर्चे पहले लेकर चलेंगे तभी आय का सामंजस्य हम बिठा पाएंगे। दोस्तों वर्ष 2024-25 के बजट अनुमान में कुल व्यय बता रहा हूं 48,20,512 करोड़ अनुमानित है। ये कितना? 48,20,512 करोड़ का खर्चा अनुमानित है। इसमें से कुल पूंजीगत व्यय जो कि कैपिटल रिलेटेड है वह 11,11,111 करोड़ के जो पूंजीगत व्यय है ये शामिल है। दोस्तों इसके अलावा वर्ष 2023-24 की तुलना में इस वर्ष का पूंजीगत व्यय 16.9% बढ़ा है, जो कि देश के लिए बहुत बड़ा लाभ का सौदा हो सकता है। दोस्तों क्योंकि पूंजीगत जो वस्तुएं हैं उनमें पूंजीगत जो है मशीनें हैं, कैपिटल्स है, उसके अंदर यदि हमने खर्चा किया तो हमें अंततः लाभ की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों आम बजट जो है 2024 है, उसके तहत निर्मला सीतारमण जो कि भारत की वित्त मंत्री है, उनके अनुसार इस 7वें बजट की 6 खास बातें कौन कौन सी है जान लेते हैं। दोस्तों 6 बातें जो हमें जाननी है वो कौन कौन सी है। अकॉर्डिंग टू वित्त मंत्री सीतारमण, निर्मला सीतारमण, माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के अनुसार बजट में राजकोषीय घाटे को कम करने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार की आय में उसके व्यय की तुलना में कमी को राजकोषीय घाटा कहते हैं। सरकार की आय में उसके व्यय की तुलना में कमी जो होता है उसके राजकोषीय घाटा कहा जाता है। आय में कमी, व्यय में बढ़ोतरी, तो क्या हुआ? राजकोषीय घाटा हुआ। वो उसको कम करने का लक्ष्य रखा गया है कि व्यय कम किया जाए। व्यय कम कैसे होंगे? समय पर योजनाओं को पूरी करना, समय पर कार्यों को अंजाम देना। उसके बाद आता है यह सरकार की कुल आय और कुल व्यय के बीच का अंतर होता है। राजकोषीय घाटे की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब सरकार अपने संसाधनों से अधिक खर्च कर रही होती है। दोस्तों बजट में इसे 4.9% तक सीमित रखने का लक्ष्य रखा गया है। पहले सरकार ने यह लक्ष्य 5.1% का रखा था, जो कि अब 4.9 लक्ष्य रखा है। इसके अलावा राजकोषीय घाटे पर दुनिया भर की रेटिंग्स एजेंसियों की निगाह रहती है और इसका ब्याज दरों पर सीधा असर पड़ता है। दोस्तों इसके अलावा इस घाटे को पाटने में रिजर्व बैंक की ओर से सरकार को दिए गए 2.11 लाख करोड़ रुपए की डिविडेंड्स की अहम भूमिका है। इसमें खर्चों में कटौती किए बगैर सरकार घाटे को कम कर पाई है। तो दोस्तों ये जो अहम बातें हैं बजट की वो सीतारमण के अनुसार है। अब हम जानते हैं कि बजट की जो 10 बड़ी बातें हैं वो कौन सी है, जो कि आम आदमी की नजरों में 10 बड़ी बातें जो कि हर कोई ये जानना चाहता है कि वो कौन सी 10 बड़ी बातें हैं जो कि बजट की अहम बातें कही जा सकते हैं। और ये बातें सबसे पहले परम क्लासेज आपको बताने जा रहा है, क्योंकि इससे पहले आपने न तो जानी होगी ना सुनी होगी। तो दोस्तों पहली बात तो ये है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार और 23 जुलाई को लगातार
7 टाइम्स बजट पेश कर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। सबसे ज्यादा बार जो बजट पेश करने का रिकॉर्ड है। यह दूसरी महिला है जिसने बजट पेश किया, दूसरी वित्त मंत्री है ये। पहली वित्त मंत्री थी इंदिरा गांधी जिसने बजट पेश किया। ठीक है दोस्तों, अब हम जानते हैं कि आज का जो बजट प्रस्तुतिकरण था वह कितने समय का रहा? 1 घंटे और 24 मिनट। 1 hour 23 मिनट्स के भाषण में जो निर्मला सीतारमण जी है, वित्त मंत्री है, उनका फोकस शिक्षा, रोजगार, किसान, महिला और युवा पर रहा। इसके अलावा नीतीश कुमार के बिहार और चंद्रबाबू नायडू के आंध्र प्रदेश पर केंद्र सरकार मेहरबान भी रहा है। दोस्तों, बजट पे नई टैक्स रिजीम चुनने वालों के लिए अब 7.75 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री हो गई है। उस पर कोई टैक्स नहीं देना है, यानी उन्हें 17.5 हजार रुपए का फायदा सीधा सीधा हुआ है। इसे हम जान लेते हैं कैसे। पहली नौकरी वाले जिनकी सैलरी 1 लाख रुपए से कम होगी उन्हें सरकार अधिकतम 15,000 रुपए 3 किस्तों में देगी। ठीक है। मोदी सरकार 3.0 बिहार के सीएम नीतीश कुमार की जेडीयू और आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी के भरोसे केंद्र में सत्ता चला रही है, सबको पता है। और वित्त मंत्री ने बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य प्रोजेक्ट्स के लिए 58,900 करोड़ रुपए की घोषणा की है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती के लिए, उसके विकास के लिए 15,000 करोड़ की घोषणा की है। नई राजधानी है, उसकी स्थिति में परिवर्तन लाने के लिए, उसके विकास के लिए 15,000 करोड़ की घोषणा इस बजट में की गई है दोस्तों। इसके अलावा हम जानते हैं बजट की वो 8 बातें, बड़ी बातें जो आप और हम सबके लिए जरूरी है। दोस्तों, पहली तो वही है न्यू टैक्स रिजीम में राहत। टैक्स रिजीम के तहत अब 3 लाख से 7 लाख रुपए की आय पर 5% के हिसाब से टैक्स देना होगा। पहले दोस्तों यह 6 लाख तक था, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम के अन्य स्लैब में भी बदलाव किया गया है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि इसी स्लैब में किया गया, सभी स्लैब में बदलाव किया गया है। इन दोनों बदलावों से जो टैक्स देने वाला है, करदाता है, उसे 17,500 रुपए तक का सीधा सीधा फायदा मिल रहा है दोस्तों। हालांकि पुराने टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है ताकि उन लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। दोस्तों, अब बात आती है कि क्या तो महंगा हुआ है और क्या सस्ता हुआ है। हम इसकी लिस्ट बाद में जानेंगे, लेकिन थोड़ा संक्षिप्त में हम पहले जान लेते हैं। तो दोस्तों, बजट में जो सस्ता हुआ है उसको पहले जान लेते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ा जो आज रोग उभर कर आया है, जिसकी वजह से कोटा हनुमानगढ़ की ट्रेन को कैंसर ट्रेन का नाम देना पड़ा है, वह है कैंसर। इस कैंसर के मर्ज की जो दवाइयां आती है वो बहुत महंगी है। हर कोई आम आदमी इन दवाइयों की पहुंच से बाहर है और वो मौत को गले लगा लेता है। दोस्तों, इस विभीषिका को, इस परेशानी को देखकर जो 3 प्रमुख दवाइयां आती है कैंसर की, उनको सस्ता करने के लिए अपनी अहम सोच केंद्र सरकार ने दिखाई है और उन्होंने कैंसर की जो दवाइयां हैं महंगी 3, उन सबको सस्ता करने की घोषणा की है दोस्तों। इसके अलावा सोना, चांदी जो आज आसमान छू रहे हैं, प्लेटिनम, मोबाइल फोन, मोबाइल चार्जर, जो कि आम आदमी की प्राथमिक चीजें बन चुके हैं, बिजली के तार, एक्सरे मशीन, सोलर सेट, सोलर सिस्टम जो है वो, लेदर और सी फूड सस्ते हुए हैं। इसके अलावा मोबाइल और चार्जर पर कस्टम ड्यूटी जो थी वो घटकर 15% हुई है। सोना और चांदी के गहनों पर कस्टम ड्यूटी घटकर 6% रह गई है। टेलीकॉम के सामान
15% और प्लास्टिक प्रोडक्ट्स 25% महंगे हुए, क्योंकि गवर्नमेंट नहीं चाहती कि प्लास्टिक अपनाकर हम मौत को गले लगाएं, इसलिए उन्होंने महंगे कर दिए हैं ताकि महंगी चीजें होगी तो लोग कम खरीदें। दोस्तों इसके अलावा जो हम नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए क्या है, उनके लिए उन्होंने क्या सुविधाएं दी है, तो दोस्तों जान लेते हैं। पहली नौकरी वालों के लिए क्या है, 1 लाख रुपए से कम सैलरी होने पर EPFO में पहली बार रजिस्टर करने वाले लोगों को 15,000 रुपए की मदद 3 किस्तों में केंद्र सरकार द्वारा दी जाएगी। उन्हें उनके विकास के लिए, उनके भविष्य की सुरक्षा के लिए दी जाएगी। इसके अलावा बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए उन्होंने क्या किया है वो भी जान लेते हैं। दोस्तों एक्चुअल में है क्या कि बिहार और आंध्र प्रदेश, इन दोनों की जो सीटें हैं उनको मिलाकर ही एक मोर्चा बनाया गया है जो कि सेंटर में सत्ता लाने के लिए सफल हो पाया है। दोस्तों तो बिहार को 58.9 हजार करोड़ रुपए और आंध्र को उसकी जो राजधानी अमरावती उसके विकास के लिए 15,000 करोड़ का आर्थिक घोषणा की गई है। इसके अलावा बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए विशेष स्कीम भी जारी की गई है। दोस्तों इसके अलावा बिहार में विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर बनेगा। नालंदा विश्वविद्यालय को पर्यटन का केंद्र बनाया जाएगा। दोस्तों नालंदा और तक्षशिला हमारे यहाँ की जो शैक्षिक धरोहर है, जो कभी शैक्षणिक धरोहर मानी जाती थी, पूरे विश्व में नालंदा और तक्षशिला का नाम बड़े ही आदर के साथ लिया जाता था। आज उनके जो भवन अपनी अवशेष को तलाश रहे हैं, उनके सुरक्षा के लिए और उन्हें एक विश्व पटल पर पर्यटन के केंद्र के रूप में पहचान दिलाने के लिए घोषणा की गई है। दोस्तों इसके अलावा एग्रीकल्चर के लिए क्या किया गया है, दोस्तों यह ऐसा बजट है जिसमें सभी के लिए अवसर है, सभी के लिए फायदे का बजट है। दोस्तों तो दोस्तों जान लेते हैं एग्रीकल्चर के लिए 1.52 लाख करोड़ MSP पर ऐलान किए गए हैं। सरकार ने एग्रीकल्चर और उससे जुड़े सेक्टरों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए दिए हैं। पिछले साल 1.25 लाख करोड़ दिए गए थे, यानी इस बार किसानों के लिए बजट 21.6 यानी 25,000 करोड़ रुपए 25,000 करोड़ रुपए बढ़ाया गया है। 6 करोड़ किसानों की जानकारी के लिए लैंड रजिस्टर पर लाई जाएगी, लैंड है वो रजिस्टर पर लाई जाएगी, रजिस्ट्री करवाई जाएगी उनकी। 5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे ताकि वो जो लोन है, ऋण है, वो अपने खुद के जो उपयोग के लिए खुद यूज कर सके, खुद उसका निकाल सके, क्रेडिट कार्ड योजना। उसके अलावा हालांकि बजट में किसानों की सबसे बड़ी मांग MSP को लेकर कोई बड़ी घोषणा नहीं हुई है। बहुत बड़ी मांग थी MSP को लेकर, हो सकता है कि वह समय समय पर जो परिवर्तन होते रहेंगे उसके अनुसार यह भी घोषणा कर दी जाएगी। इसके अलावा युवाओं के लिए वो क्या चीज है जो युवाओं को यह बताए कि यह सरकार उनके सपनों को सच करने के लिए है और उनके साथ एक पथ प्रदर्शक के रूप में, उनके सहयोगी के रूप में कार्य करने के लिए तैयार है। तो हम जान लेते हैं कि युवाओं के लिए इस बजट में क्या खास है। दोस्तों हर साल 20 लाख युवाओं को इंटर्नशिप और एजुकेशन लोन पर 3% ब्याज सरकार देगी। इससे बड़ी दोस्तों कोई भी खुशी हो ही नहीं सकती। खुशी की बात युवाओं के लिए नहीं हो सकती। दोस्तों आज से पहले कई सरकारें आई, कई गई, लेकिन किसी का भी ध्यान उस युवा शक्ति पर नहीं गई जो कि भारत के निर्माण में अपनी अहम भूमिका निर्वहन कर रही है। बताऊं क्यों? मताधिकार, मताधिकार सबसे बड़ा अधिकार है। उसे यदि युवाओं ने उसका यदि उपयोग नहीं किया तो क्या होगा? दोस्तों युवा शक्ति की
धारणा को मन में रखते हुए, उसके उपयोग को या उसकी महत्ता को ध्यान में रखते हुए उनके लिए यह व्यवस्था की गई है। और यह पहली बार हुआ है दोस्तों कि उनके शिक्षा के लिए और उनके इंटर्नशिप के लिए 3% का जो ब्याज है वो कौन देगा? सरकार देगी। शिक्षा के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। यह पिछले बजट से 32% ज्यादा है दोस्तों। अब देख लीजिए आप क्या मंशा है। क्या वाकई में बजट बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्रभावी, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। किसी भी क्षेत्र को ले लो आप, शिक्षा का ले लो, कृषि का ले लो, महिलाओं का ले लो, टैक्स का ले लो, हर क्षेत्र में यह एक जो है ना विकासशील बजट है दोस्तों। इसके अलावा बजट भाषण में वित्त मंत्री ने नौकरियों और स्किल ट्रेनिंग से जुड़ी 5 स्कीम्स का ऐलान भी किया है। 1 करोड़ युवाओं को 5 साल में स्किल्ड किया जाएगा। 1 करोड़ युवाओं, कितने? 1 करोड़ युवाओं को स्किल्ड किया जाएगा, उनके कौशल का विकास किया जाएगा। सरकार 500 टॉप कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप करवाएगी। कितनी? 500 टॉप कंपनियां। इंटर्नशिप के दौरान 5,000 रुपए हर महीने का स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। फ्री में उनको नहीं सिखाया जाएगा। उनका जो समय लिया जा रहा है उसके लिए भी उन्हें कितने? 5,000 रुपए का महीने का स्टाइपेंड दिया जाएगा उनके खर्चे के लिए। इसके अलावा हायर एजुकेशन के लिए 10 लाख तक का लोन, जिन स्टूडेंट को सरकारी योजनाओं के तहत कोई फायदा नहीं है उन्हें देश भर के संस्थानों में एडमिशन के लिए 10 लाख तक के लोन की सरकारी मदद भी मिलेगी। अन्य सुविधाओं का मतलब कोई लोन, कोई जैसे कि स्कॉलरशिप हो गई, कोई सरकार की ओर से कोई मानदेय हो गया, कोई अवार्ड हो गया। यदि ये केस में उनको ये फायदा नहीं मिलता तो सरकार 10 लाख रुपए तक की लोन की सुविधा भी देगी। इसके अलावा सालाना लोन पर ब्याज का 3% पैसा सरकार वहन करेगी। इतना प्रभावी बजट है दोस्तों, वाकई में प्रशंसनीय है दोस्तों। इसके लिए ई वाउचर्स लाए जाएंगे जो हर साल 1 लाख स्टूडेंट को दिए जाएंगे ताकि वो इसका उपयोग सही जगह पर कर सके। महिलाओं और लड़कियों के लिए क्या है दोस्तों? महिलाएं भी हैं और बच्चियां भी हैं, तो वो सरकार का एक अहम दायित्व है कि उनके विकास के लिए कुछ योजनाएं बनाई जाए। तो उन्होंने क्या किया? महिलाओं और लड़कियों के लिए लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है इस बजट में। कितने? 3 लाख करोड़ रुपए दोस्तों। यह है बजट, वाकई में बड़ा ही गोल्डन बजट है जिसमें हर किसी का ध्यान रखा है। इसके अलावा सोलर एनर्जी, सोलर सिस्टम है, उसको बढ़ावा देने के लिए क्या किया गया है? सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट तक हर महीने बिजली फ्री देने का लक्ष्य रखा गया है दोस्तों। क्या बजट है, वाकई में बड़ा ही अट्रैक्टिव बजट है और बड़ा ही प्रभावशाली, सफलतम बजट कहा जा सकता है दोस्तों। अब तक के जितने बजट हुए उस सब में से सबसे सफलतम बजट कहा जा सकता है। इसके अलावा एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या है, हम उसे एक संक्षिप्त में और देख लेते हैं। हर साल 20 लाख युवाओं को इंटर्नशिप, 5,000 रुपए स्टाइपेंड मिलेंगे, ये हमने जान लिया। एजुकेशन पर लोन है वो 3% ब्याज है वो सरकार देगी। इसके अलावा जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को जो आज के दिन मतलब 23 जुलाई को जो बजट पेश किया उसमें 1.48 लाख करोड़ रुपए का बजट शिक्षा के लिए पेश किया है। यह पिछले से 32% ज्यादा है और कुछ स्कीम्स जो कि उनकी स्किल डेवलपमेंट से संबंधित है उनकी घोषणा की है। अब हम जान लेते हैं कि स्कीम 1 कौन सी है। उन्होंने 5 स्कीम शुरू की है। उन 5 स्कीम को जान लेते हैं जो कि स्किल्ड
स्किल डेवलपमेंट के लिए जारी की गई है, इसकी घोषणा की गई है दोस्तों। पहले है फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट। पहली स्कीम कौन सी है? फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट। उसके तहत 1 लाख रुपए से कम सैलरी होने पर ईपीएफओ में पहली बार रजिस्टर करने पर लोगों को 15,000 रुपए की मदद 3 किस्तों में दी जाएगी। ये किस्तें डीबीटी के जरिए सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगी ताकि कोई अन्य यूज इसका ना कर सके। इस स्कीम से 210 लाख युवाओं को मदद दी जाएगी, मतलब 2 करोड़ 10 लाख युवाओं को सीधी सीधी सहायता प्रदान की जाएगी दोस्तों। इसके अलावा स्कीम 2 क्या है दोस्तों? स्कीमें 5 दी गई है, इनको पांचों को जान लेना बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। दूसरी स्कीम क्या है? जॉब क्रिएशन इन मैन्युफैक्चरिंग। इसमें क्या होगा दोस्तों? जो जॉब क्रिएशन है, इसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज को, जो मैन्युफैक्चरिंग जो है यूनिट्स है, उसमें यदि एम्प्लॉय पहली बार जुड़ता है तो उन एम्प्लॉयज को ईपीएफओ जमा के आधार पर पहले 4 साल इंसेंटिव मिलेगा। उनको इंसेंटिव दिया जाएगा जितना वो जमा करेंगे, और इससे 30 लाख लोगों को फायदा मिलेगा। कितने? 30 लाख लोगों को, युवा को सीधा सीधा फायदा मिलेगा दोस्तों। तो है ना फायदे का सौदा, है ना फायदे का बजट। अरे लोग कहते हैं जुमले का बजट है, तो ये जुमला तुमने शुरू क्यों नहीं कर लिया? ये वो मोदी ही है, नरेंद्र मोदी, जिसकी सोच में युवाओं की प्रगति, देश का उत्थान है दोस्तों। क्या आज तक कोई बजट नहीं बना? क्या आज तक पेश नहीं हुआ? हाँ हुआ, बजट भी बना, लेकिन खुद की जेब भरने के लिए हुआ दोस्तों। कभी भी किसी ने देश के बारे में नहीं सोचा जो आज सोचा जा रहा है, क्योंकि वो जन सेवक है दोस्तों। वो देश के उत्थान के लिए जीता है, देश के उत्थान के लिए मरता है दोस्तों। कहीं भी देख लीजिए, धार्मिक प्रतिष्ठा हो, युवाओं के साथ चलने की बात हो, युवाओं से डायरेक्ट जुड़ने की बात हो, कोविड जैसी महामारी से उबरने की बात हो, हर जगह आगे है दोस्तों। भारत का कोई शान ही नहीं है दोस्तों। आज के लिए दोस्तों जान लेते हैं स्कीम 3rd कौन सी हो। 3rd स्कीम है सपोर्ट टू एम्प्लॉयर। इस स्कीम से सरकार एम्प्लॉयर्स का बोझ घटाने का काम करेगी। इसके तहत नए कर्मचारियों के ईपीएफओ कंट्रीब्यूशन पर एम्प्लॉयर्स को 2 साल तक हर महीने 3,000 रुपए का रिएम्बर्समेंट करेगी। जो एम्प्लॉयर्स हैं वो देंगे उनको, एम्प्लॉयज को अपने, तो क्या करेगी गवर्नमेंट है उनको 2 साल तक हर महीने 3,000 रुपए का रिएम्बर्समेंट पर कर्मचारी के हिसाब से देगी, ताकि उनके ऊपर भी घाटे का सौदा ना हो। इसके अलावा स्कीम नंबर 4, 3 स्कीम जान ली, 5 स्कीमें जारी की, चौथी स्कीम जान लेते हैं वो क्या है? पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन वर्कफोर्स। दोस्तों कोई भी कार्य किया जाता है, कोई भी काम किया जाता है, वो क्यों किया जाएगा? क्योंकि एक उत्साह, और उस उत्साह में महिलाओं की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि दोस्तों वह पावर है, महिला वह शक्ति है जो कि समाज को एक नई राह पर लेकर चलती है दोस्तों। तो इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए कि महिला शक्ति का विकास हो, इसके लिए नौकरियों में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स, बच्चों के क्रेश और वुमेन स्किलिंग प्रोग्राम शुरू किए गए दोस्तों। ये चौथी स्कीम हुई दोस्तों। एक प्रभावी स्कीम है। क्या कभी ऐसी स्कीमें बनी तो क्या सपने में भी नहीं देखी हो दोस्तों। अगला है स्कीम 5 स्किलिंग। 1 करोड़ युवाओं को 5 साल में स्किल्ड किया जाएगा। 1,000 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स अपग्रेड किए जाएंगे। हर साल 25,000 स्टूडेंट्स को स्किलिंग लोन का फायदा भी दिया जाएगा। जो स्किल के लिए जो लोन लेंगे स्किल सीखने के लिए, उसका भी उन्हें फायदा मिलेगा, लोन दिया जाएगा दोस्तों। ये 5 स्कीमें हैं। इसके अलावा सरकार 500 टॉप कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप देगी, प्रशिक्षण दिलाएगी, ताकि वो कुछ कर सके, अपना कर सके, स्वरोजगार कर सके या रोजगार में अपना भाग्य आजमा सके। इसके अलावा इंटर्नशिप के दौरान 5,000 रुपए का जो स्टाइपेंड है दोस्तों, ये तो मैंने कभी नहीं सुना। ये बड़ा ही एक महत्वपूर्ण निर्णय है युवाओं को रोजगार से जोड़ने का। इसके अलावा हायर एजुकेशन के लिए 10 लाख तक का लोन, जिन स्टूडेंट को सरकारी योजनाओं के तहत कोई फायदा नहीं है उनके लिए दोस्तों। ये जो है
ये देश के भविष्य के लिए दोस्तों, भविष्य का निर्माण होगा इन सबसे। इसके अलावा सभी सेक्टर के लिए वित्त मंत्री के 5 ऐलान कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं दोस्तों। प्राइवेट सेक्टर को हर क्षेत्र में सरकार की स्कीम से मदद दी जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि सरकारी सेक्टर को ही, प्राइवेट सेक्टर में भी सरकार ने अपनी ओर से जो है सुविधाएं देने की घोषणा की है कि जितना सार्वजनिक उपक्रमों को दिया जाएगा उतना ही प्राइवेट सेक्टर को भी दिया जाएगा। इसके अलावा नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के जरिए 3.3 लाख करोड़ रुपए कंपनियों को दिए गए हैं, ऐलान किया गया दोस्तों। इसके अलावा विवादों के निपटारे के लिए अतिरिक्त ट्रिब्यूनल बनाए जाएंगे। दोस्तों इतने विवाद लंबित हैं, उनके निपटान के लिए नए ट्रिब्यूनल बनाने की बात यह जो उत्तरदायी सरकार होती है वही कर सकती है। रिकवरी के लिए भी अतिरिक्त ट्रिब्यूनल बनाए जाएंगे। शहरों के क्रिएटिव रीडेवलपमेंट के लिए पॉलिसी दी जाएगी, पॉलिसी नई बनाई जाएगी। शहरों का क्रिएटिव डेवलपमेंट तो हो गया शहरों का, लेकिन आधुनिक रूप से रीडेवलपमेंट के लिए नई स्कीम्स पॉलिसी ये लाई जाएगी ताकि हम समय के साथ चलकर विनिर्माण की जो बातें हैं उनको अपना सके, विकास की जो दहलीज है उसको हम पार कर सकें। उसके अलावा कुल 1000 ITI को डेवलप किया जाएगा। कामकाजी महिलाओं के महिला हॉस्टल और बच्चों के लिए क्रेच खोले जाएंगे। इसके अलावा ई श्रम पोर्टल को अन्य सरकारी पोर्टल के साथ जोड़ा जाएगा ताकि नौकरी खोजने वालों को कंपनी और स्किल ट्रेनिंग संस्थानों से मिलाया जा सके। उनका जो CV होगा उन्हें सरकारी पोर्टल के साथ जोड़ा जाएगा ई श्रम पोर्टल को, ताकि उनका जो CV है वो डायरेक्ट उन कंपनियों को, उन स्किल ट्रेनिंग संस्थानों तक पहुंच जाए जिनमें की बच्चा जाना चाहता है, जिनमें की स्टूडेंट जाना चाहते हैं। दोस्तों इसके अलावा बजट 2024 है वो इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग और शहरी विकास से लेकर ऊर्जा क्षेत्र तक अपना अहम योगदान देता नजर आ रहा है। दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या मिला तो हम जान लेते हैं दोस्तों। कितने करोड़ों की योजनाएं इंफ्रास्ट्रक्चर में, संस्थागत जो ढांचा है संगठनात्मक, उसमें क्या होगा तो दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में होगा या शहरी विकास हुआ, ऊर्जा हुआ, सुरक्षा क्षेत्र हुआ, इन सब में बड़े बड़े वादे हैं, बड़े बड़ी घोषणाएं हैं। दोस्तों वादे और घोषणा किए जाएंगे तभी काम किए जाएंगे। स्वप्न दिखाकर ही यथार्थ की तरफ बढ़ा जाता है दोस्तों। यदि स्वप्न नहीं देखा तो यथार्थ क्या खाक करेंगे। तो दोस्तों हम उन योजनाओं को, हम उन बातों को जान लेते हैं तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर, ऊर्जा, शहरी विकास के लिए लेकर की गई है दोस्तों, बातें जो घोषणाएं की गई है। दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या है, अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारे के तहत गया में औद्योगिक केंद्र का विकास किया जाएगा। इसके अलावा 26 करोड़ रुपए की कुल लागत से इन सड़क संपर्क परियोजनाओं का विकास किया जाएगा। कौन कौन सी सड़कें हैं जिनकी संपर्क परियोजनाओं को विकसित किया जाएगा, उनका विकास किया जाएगा। पहला है पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, दूसरा है बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे, तीसरा बोध गया, राजगीर, वैशाली और दरभंगा में सड़कों के काम में तेजी लाई जाएगी। जो सड़कों से संबंधित कार्य चलाया जा रहा है, जो कार्य प्रगति पर है, उसे और ज्यादा प्रगति लाई जाएगी, तेजी लाई जाएगी। बक्सर में गंगा नदी पर नया 2 लेन वाला पुल बनाया जाएगा जिससे कि परिवहन में, आवागमन में सुविधा हो सके। अब बात आती है कि उद्योगों को क्या मिला, उद्योगों को क्या दिया गया, उद्योगों को क्या मिला, इस बजट से क्या फायदा हुआ। तो दोस्तों 100 शहरों में या उसके आसपास निवेश के लिए प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्कों का निर्माण किया जाएगा। कितने 100 शहरों में या उसके आसपास औद्योगिक पार्कों का प्लग एंड प्ले नामक पार्क का निर्माण किया जाएगा। राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम के तहत 12 औद्योगिक पार्कों को मंजूरी दी जाएगी। कितने 12 औद्योगिक पार्क जो कि औद्योगिक क्षमताओं को, औद्योगिक विकास को, औद्योगिक प्रगति को नए आयाम दे सके। इसके अलावा खनिजों के घरेलू उत्पादन, रिसाइकिलिंग और विदेश में महत्वपूर्ण खनिज आस्तियों का अधिग्रहण करने के लिए महत्वपूर्ण खनिज मिशन भी शुरू किया जाएगा। ये दोस्तों जो मोदी सरकार है उसकी अहम
घोषणाएं हैं। शहरी विकास के लिए क्या किया गया, शहरों में जो लोग रह रहे हैं उनको क्या दिया गया है इस बजट में। दोस्तों, उनके लिए आर्थिक और आवागमन योजना के जरिए बाह्य शहरी क्षेत्रों का सुनियोजित विकास करने की घोषणा की गई है। इसके अलावा मौजूदा शहरों के रचनात्मक ब्राउनफील्ड पुनर्विकास के लिए रूपरेखा तैयार की गई है कि जो विकास हो चुका है उसके अलावा उसमें और अधिक तेजी से विकास करने के लिए और उसमें विकास के नवाचार लाने के लिए क्या किए जा सकते हैं, ये योजनाएं और विकास की जो इसमें तैयार की जाएगी। इसके अलावा हम देख लेते हैं कि शहरों के लिए उन्होंने क्या दिया। अब क्या दिया उसको जान लेते हैं। 100 बड़े शहरों के लिए जलापूर्ति, सीवेज ट्रीटमेंट और ठोस कचरे का प्रबंधन परियोजनाएं सेवाएं। इसके अलावा 30 लाख से ज्यादा आबादी वाले 14 बड़े शहरों के लिए आवागमन संबंधी विकास योजनाएं दी गई। दोस्तों, आप योजनाएं देखिए, आप खुद अनुमान लगाएंगे कितना प्रभावी बजट है दोस्तों। पीएम आवास योजना शहरी 2.0 के तहत 1 करोड़ शहरी गरीब व मध्यम वर्ग के परिवारों को लाभ मिलेगा। इसके अलावा चयनित शहरों में 100 हाट या स्ट्रीट फूड हब बनेंगे। चयनित शहरों में जो चयनित होंगे शहर होंगे। औद्योगिक कर्मियों के लिए पीपीपी मोड में किराए के मकानों का निर्माण किया जाएगा। पब्लिक और जो है पार्टनरशिप के ऊपर किया जाएगा। प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत उन मकानों का करवाया जाएगा निर्माण जिनमें कि वो किराए पे रह सकेंगे। इसके अलावा ऊर्जा सुरक्षा, अगला जो मद है ऊर्जा सुरक्षा, जो हमारी ऊर्जा है, जो हमारी बिजली है, उन सब के लिए क्या किया गया, जो कि सबसे बड़ा विकास का सबसे बड़ी मद है। यदि वो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो उसके लिए क्या किया गया वो भी जान लेते हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, कौन सा, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1.28 करोड़ से ज्यादा पंजीकरण किए गए और 14 लाख आवेदन प्राप्त हुए इसके तहत। इसके अलावा विद्युत भंडारण और समग्र योजना मिश्रण में नवीनीकरण ऊर्जा की निर्बाध एकीकरण को सुविधाजनक बनाने के लिए पंप्ड स्टोरेज परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए नई नीति बनाई जाएगी, जो कि समय समय पर घोषित की जाएगी। परमाणु ऊर्जा के लिए नए प्रौद्योगिकियों और स्मॉल एंड मॉड्यूलर परमाणु रिएक्टर का अनुसंधान और विकास किया जाएगा ताकि उनमें अधिक उत्पादन की संभावनाओं को तलाशा जा सके। इसके अलावा उन्नत अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर AUSC प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से NTPC और BHEL का एक संयुक्त उद्यम 800 मेगावाट का वाणिज्यिक संयंत्र स्थापित किया जाएगा, जो कि महारत्ना कंपनी है। हमने कल जाना था कि हमारे देश की महारत्ना कंपनियां कौन सी है, BHEL भी है और ये भी है NTPC। ये दोनों महारत्ना कंपनियां हैं जिनके सहयोग से 800 मेगावाट का वाणिज्यिक संयंत्र स्थापित किया जाएगा। हार्ड टू एबेट उद्योगों के लिए रोड मैप तैयार किया जाएगा। इसके अलावा 60 क्लस्टरों में सूक्ष्म और मध्य सूक्ष्म लघु उद्योगों के निवेश ग्रिड ऊर्जा लेखा परीक्षा की सुविधा से स्वच्छ ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाए। कहने की बात यह है कि 7 क्लस्टरों में सूक्ष्म लघु उद्योगों की स्थापना के लिए उसमें विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रमुखता से प्रदान की जाएगी। इसके अलावा हम जान लेते हैं कि बजट 2024 में मैंने कहा था कि हम लिस्ट जानेंगे क्या सस्ता हुआ क्या महंगा हुआ। दोस्तों, सस्ता क्या हुआ हम जान लेते हैं। चमड़े के जूते, कपड़े, सोना चांदी, मोबाइल फोन, मोबाइल का चार्जर, जो कि अहम चीजें हैं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो कि इस चीज को ध्यान में रखकर सस्ते किए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में जो कि प्राकृतिक संसाधन है, तेल है, पेट्रोल है, डीजल है, गैस है, इन सबकी कमी हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, तो लोगों को इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की ओर आकर्षित करने के लिए इनको सस्ता किया जाएगा। कैंसर की दवा जो कि महामारी है उससे बचने के लिए प्लेटिनम, बिजली के तार, एक्सरे मशीन और सोलर प्लेट्स या सोलर शेड्स जो कि लोगों को सोलर ऊर्जा की तरफ ले जाएगी। इसके अलावा महंगा क्या हुआ, जो कि हमारे शरीर के लिए, हमारी जिंदगी के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। वो कौन सी है, सिगरेट। हवाई जहाज से यात्रा वो नहीं करेंगे तो चलेगा। उसके अलावा प्लास्टिक का सामान जो हमारे शरीर के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है,
जो हमारे पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक है। इसके अलावा पेट्रोकेमिकल्स, जो कि आने वाले दिनों में शायद कमी का हमें सामना करना पड़ेगा। अब यह है कि वो कौन से टॉप अनाउंसमेंट्स हुए हैं जिनकी वजह से मिडिल क्लास इनकम टैक्स वाला युवा बजट को देखकर खुश होता है। दोस्तों, हाइलाइट्स क्या है जान लेते हैं। पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पहली बात तो यह लोकसभा में मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट पेश किया है। इस बजट में किसान, महिलाएं, युवा है, मिडिल क्लास है, सबको राहत दी गई है। दोस्तों, टैक्स रिजीम के लिए बड़ा बदलाव लाया गया है। 2024 में मुद्रा लोन 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख किया गया है। मुद्रा लोन 10 लाख से बढ़ाकर कितना? 20 लाख, सीधा डबल कर दिया गया है। इसके अलावा मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट संसद में पेश हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 7वीं बार लोकसभा में बजट पास कर रही, हमने जान लिया। बजट में प्राथमिकताओं का क्या ध्यान रखा गया, उसमें क्या फोकस किया गया, वो जान लेते हैं। वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा है इस बजट को लेकर कि भारत की आर्थिक ग्रोथ तेजी से बढ़ रही है, ये आने वाले सालों में आगे भी बढ़ती रहेगी। भारत की महंगाई दर कम रहने की उम्मीद है, क्योंकि कोशिश की जाएगी कि विकास की बात की जाए और महंगाई को कम किया जाए। खाने पीने की महंगाई भी कमी है। अंतरिम बजट में बताया गया था कि हम 4 बड़े समूह, गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता का जिक्र किया गया था। अन्नदाता के लिए उन्होंने MSP बढ़ाया था, कोष से 50% मार्जिन बढ़ाई गई थी। इसके अलावा PM अन्न योजना को 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया। 5 साल। इस बजट में 9 प्राथमिकताओं पर ध्यान दिया गया। कौन कौन सी है? रोजगार और स्किल पर ध्यान दिया जा रहा है। रोजगार, जिससे कि जो युवा है देश का वो भटके नहीं, भटकाव का शिकार नहीं हो, उन्हें स्किल्ड बनाया जाएगा और रोजगार प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर, नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म पर भी ध्यान दिया जाएगा। नेक्स्ट जनरेशन जो आ रही है उनके रिफॉर्म करने के लिए, उनके सुधारात्मक रवैया अपनाने के लिए क्या किया जाए, इन प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए पूरी तैयारी में जुटा हुआ है केंद्र है। वो विकसित भारत के लिए यह केंद्र है वो बड़े ही उत्साही और आशावान ढंग से जुड़ा हुआ है। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में सरकार की बड़ी बड़ी योजनाएं हैं। दोस्तों, टैक्स स्लैब को हमने जान लिया कि टैक्स स्लैब से क्या फायदा है। अब हम जान लेते हैं कि टैक्स स्लैब से कितना किसको फायदा है। दोस्तों, अब जान लेते हैं उस टैक्स स्लैब को भी और उस टैक्स को भी कि कितना टैक्स लगेगा, क्या स्लैब है तो कितना लगेगा। देखिए, यदि आपकी इनकम 0 से 3 लाख रुपए तक की है तो 0% से आपको इंटरेस्ट देना होगा। यदि 3 से 7 लाख के बीच में है आय तो 5% टैक्स लगेगा। यदि 7 से 10% तक है, 7 से 10 लाख है तो 10% आपको देना पड़ेगा लोन। इसके अलावा यदि 10 से 12 लाख आय है आप सालाना तो उससे 15%। यदि 12 से 15 लाख इनकम है, बीच में इनकम है 12 से 15 लाख तो आपको 20%, और 15 से 20 लाख इनकम है तो आपको 30% टैक्स देना होगा। दोस्तों, बजट में किसानों को बहुत बड़ी एक सौगात मिली है। इसमें नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देगी। देश भर में जो भी ग्राम पंचायत नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देगी, इस योजना को लागू करना चाहेगी, उसे बढ़ावा दिया जाएगा और उसे प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके अलावा दालों और तिलहन के लिए उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि इस मामले में आत्मनिर्भर बना जा सके। दोस्तों, एक तो पंचवर्षीय योजना थी पहली जिसमें आत्मनिर्भरता की बात की गई, और आज यह है मोदी सरकार जिसमें कि आत्मनिर्भरता की बात की जा रही है। बीच में कोई नहीं, सेल्फ डिपेंडेंट की बात, यह है सरकार का रवैया। दोस्तों, इस मामले में आत्मनिर्भर बनाया जा सके, इसके साथ सरकार डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने की ओर ध्यान देगी। दोस्तों, 400 जिलों को इसके दायरे में लाया जाएगा। किसानों की जमीन को फार्मर लैंड रजिस्ट्री के तहत लाया जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड योजना 5 राज्यों में और लागू की जाएगी ताकि किसानों को सही फायदा मिल सके। इसके अलावा युवा रोजगारों को तो बहुत फायदा है। 2 लाख करोड़ रुपए के केंद्रीय परिव्यय के साथ 5 वर्ष में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, कौशल और अन्य अवसरों की सुविधा के लिए 5 योजनाओं और पहलों के प्रधानमंत्री पैकेज की घोषणा की गई है। हर साल
कुछ न कुछ दिया जाएगा। लोन के लिए सहायता है, किसान के लिए सहायता है, उद्योगों के लिए कुछ न कुछ है, सस्ती चीजें हैं, सस्ते मोबाइल, और क्या देगी आप? अन्न सस्ता किया जा रहा है, क्या है बजट इससे ज्यादा और अच्छा है? दोस्तों इसके अलावा माताओं बहनों के लिए योजनाएं हैं। दोस्तों मुद्रा लोन 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई है। बजट 2024 में मुद्रा लोन को बढ़ाकर 2 गुना करने की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री ने कहा है कि मुद्रा लोन को 20 लाख किया जाएगा, जो कि पहले 10 लाख था। इसके अलावा सरकार ने पीएम आवास योजना को भी आगे बढ़ाने का फैसला लिया है। पीएम आवास योजना के तहत 3 लाख कितने नए मकान, 3 लाख नए मकान बनाए जाएंगे। दोस्तों ये चीज है। और जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो रोजगार का सृजन होगा, उसे 30 लाख युवाओं को सीधा सीधा फायदा होगा। इसके अलावा शहरी आवास योजना के लिए 10 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। 1 करोड़ गरीबों के लिए 10 लाख करोड़ रुपए की लागत से घर बनाए जाएंगे। इसमें केंद्रीय सहायता अगले 5 साल में 2.5 लाख करोड़ रुपए मुहैया कराई जाएगी और स्टेट सब्सिडी भी दी जाएगी। अब बात आती है कि 1 करोड़ घरों को फ्री बिजली भी मिलेगी, 300 यूनिट तक निःशुल्क बिजली मिलेगी। कोई ये झांसा पट्टी नहीं है, साफ साफ है कि भैया 300 यूनिट तक फ्री बिजली है, उसके बाद नहीं। शहरी विकास के लिए बजट में क्या है? तो दोस्तों 30 लाख से अधिक आबादी वाले 14 बड़े शहरों में ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट योजनाएं बनाई जाएगी। 1 करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को पीएम आवास योजना शहरी 2.0 के तहत कवर किया जाएगा। चुनिंदा शहरों में 100 साप्ताहिक हाट या स्ट्रीट फूड हब के रूप में किया जाएगा। अब दोस्तों जो नई चीज है ना, वो क्या है? आदिवासियों के लिए सरकार का क्या तोहफा है? तोहफा 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 लाया तोहफा। तो क्या तोहफा लाया आदिवासियों के लिए? यह है बजट है वो। तो दोस्तों आदिवासी समुदायों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति हम जानते हैं कैसी है। उनके सुधार के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान शुरू किया जाएगा, ताकि वो विकास की मूल धारा से जुड़ सके। यह योजना आदिवासी बहुल गांवों और आकांक्षी जिलों में आदिवासी परिवारों के लिए संतृप्ति कवरेज को अपनाएगी। इससे 63,000 गांवों को कवर किया जाएगा, जिससे 5 करोड़ आदिवासियों का लाभ। आदिवासियों की सोच में बदलाव लाया जाएगा, ताकि वे अपना जो आपराधिक कृत्य है उससे बाहर निकलकर विकास की धूप में अपने को विकसित कर सके। विकास की जो रोशनी है उसमें खुद को लाए और विकास की जो अवधारणा है उससे जोड़े। दोस्तों इसके अलावा पीएम ग्राम सड़क योजना का विस्तार होगा। इसके तहत 25,000 ग्रामीण बस्तियों को सभी मौसम के अनुकूल सड़कें उपलब्ध करवाई जाएगी। और जो नेपाल में बाढ़ नियंत्रण संरचनाओं के निर्माण की योजना अभी तक जो नहीं बढ़ पाएगी, इसमें सरकार 11,500 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। असम एक ऐसा स्टेट है जो हर साल बाढ़ से जूझता को बाढ़ प्रबंधन और संबंधित परियोजनाओं के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। हिमाचल प्रदेश, जिसे बाढ़ के कारण भारी नुकसान होता है, को भी बहुपक्षीय सहायता के माध्यम से पुनर्निर्माण के लिए सहायता दी जाएगी। इसके अलावा उत्तराखंड, जिसे भूस्खलन और बादल फटने से काफी नुकसान होता है, तो आवश्यक सहायता भी प्रदान की जाएगी। तो दोस्तों यह एक बजट का मेन जो है मूल मंत्र है, और जो बजट की मूल बातें हैं जो आज आपने हिंदी में पहली बार जानी होगी, और आज बजट पेश हो रहा, आज आपके सामने क्रम क्लासेज ले आया। क्या इतना जल्दी आपने जाना है कभी बजट को? इतने करीब से नहीं जाना होगा दोस्तों, आज आपने जाना। अब मैंने आपको कहा था कि हम कुछ अहम बातें जानेंगे बजट के बारे में, तो वो भी जान लेते हैं। दोस्तों वो अहम बातें कौन सी है जो आपने आज से पहले कभी नहीं जानी, लेकिन आज जानी? वो बातें हैं, अहम बातें हैं, वो हम जान लेते हैं कौन सी है वो अहम बातें। दोस्तों पहली बात तो ये है जो कि आज बजट पेश हुआ है, उसके 9 सूत्र हैं। भारत के विकास के 9 सूत्र हैं जो मोदी जी ने इस बजट के पेश होने के बाद बात कही है। उसके अंदर इनके 9 सूत्र आते हैं। पहला कृषि, दूसरा रोजगार, तीसरा सामाजिक न्याय, चौथा विनिर्माण और सेवाएं, पांचवा शहरी विकास, छठा ऊर्जा सुरक्षा, सातवां नवाचार, आठवां अनुसंधान और विकास, और नौवां है अगली पीढ़ी के लिए सुधार। हम क्या देकर जाएंगे अगली पीढ़ी को? उनके लिए भी उन्होंने सोचा है। क्या वाकई में क्या सोच है? वाह, ऐसा होना चाहिए। अब जानते हैं कि
हमने ये तो जान लिया किसको क्या मिला, युवा को क्या मिला, किसको क्या फायदा हुआ। अब हम जान लेते हैं बजट से जुड़ी कुछ 10 रोचक बातें जो कि पहले आम बजट से लेकर ब्लैक बजट तक की है। तो उनसे आज तक आपने नहीं जाना होगा कि वो कौन सी बातें हैं 10 जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं लेकिन नहीं जान पाए, क्योंकि आज से पहले किसी ने बताया ही नहीं। तो हम जान लेते हैं कौन कौन सी है। पहला तो ये है, सबसे पहले अंग्रेजों ने साल 1924 में केंद्रीय बजट के अलावा रेल बजट शुरू किया। कौन सा, कब किया? 1924 में। किसने किया? अंग्रेजों ने। और क्या किया? केंद्रीय बजट के साथ रेल बजट में। और रेल बजट और केंद्रीय बजट को साल 2016 तक अलग अलग पेश किया गया। दूसरी बात क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी के जेम्स विल्सन ने ब्रिटिश क्राउन को बजट का प्रस्ताव दिया था। 26 नवंबर 1947 को पहली बार स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री षणमुखम चेट्टी ने आजाद भारत का पहला बजट पेश किया था। दोस्तों ये पूछा जा सकता है कि पहला बजट किसने पेश किया और कब किया? दोस्तों पहला बजट 26 नवंबर 1947 को पहले वित्त मंत्री षणमुखम चेट्टी ने आजाद भारत का पहला बजट पेश किया। आगे समझ। अब है तीसरी अहम बात। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी केंद्रीय बजट पेश करने वाली पहली महिला थी। वह पहली महिला कौन सी बात की जिसने की? महिला ने पहला बजट पेश किया, पहली बार, वह है इंदिरा गांधी। दूसरी कौन है? केंद्रीय बजट देने वाली दूसरी महिला निर्मला सीतारमण। दूसरी महिला, पहली कौन? इंदिरा गांधी। दूसरी कौन? निर्मला सीतारमण, जो क्या 7वीं बार रिकॉर्ड तोड़ टाइम बजट पेश किया है उसने। इसके अलावा साल 1955 तक केंद्रीय बजट केवल अंग्रेजी में दिया जाता था, इसमें इंग्लिश में पढ़ा जाता था, जो कि अंग्रेजों की दास्ता की एक सूचक थी भाषा। इसके अलावा इसके बाद केंद्र सरकार ने बजट दस्तावेजों को हिंदी और अंग्रेजी दोनों में मुद्रित करने का निर्णय लिया। क्या सोच है, क्या सोच है वाकई में कि उनसे जो दास्ता है उससे में मुक्ति दिलानी है। धीरे धीरे ही सही हम हिंदी को भी अपनाएंगे और इंग्लिश को भी अपनाएंगे। जिसको हिंदी में जाना हो हिंदी में जाने, जिसको इंग्लिश की दास्ता स्वीकार करनी हो करें। इसके अलावा आजादी के बाद से अब तक कुल 74 वार्षिक बजट पेश किए जा चुके हैं। ये 75वां है दोस्तों। इसके अलावा 14 अंतरिम बजट, 4 विशेष बजट या लघु बजट भी पेश किए जा चुके हैं। अंतरिम बजट तो आपको मैंने बता दिया, जिसे हम चुनावी बजट भी कहते हैं। कौन सा? चुनावी बजट भी कहा जा सकता है दोस्तों। चुनावी बजट का मतलब क्या है? चुनावों के दौरान जो बजट पेश किया जाता है वो होता है चुनावी बजट, जिसके तहत ये बताया जाता है कि चुनाव के दौरान आपका हमारे में विश्वास कायम रहे, इसके लिए चुनावी बजट दिया जाता है। इसके अलावा केंद्रीय बजट पेश करने की तिथि और समय साल 1999 तक फरवरी के अंतिम दिन शाम 5 बजे का था, जैसे कि पूरे ब्रिटिश शासन में था। क्या था? 1999 तक फरवरी के अंतिम दिन 5 बजे शाम को बजट पेश होता था। लेकिन यह प्रथा किसने तोड़ी? यह प्रथा तोड़ी वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने समय बदलकर सुबह 11 बजे का किया, क्योंकि लोगों में जो उत्सुकता होती है बजट के लिए उसको तो आप कम नहीं कर सकते। और केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट पेश करने की तारीख 2017 में 1 फरवरी कर दी। अंतिम नहीं, हम उसका अनुसरण नहीं करेंगे, हम अनुसरण करेंगे हमारी परिपाटी का। हम नई परिपाटी बनाएंगे और 1 फरवरी 2017 को ये परिपाटी शुरू कर दी गई। इसके अलावा 2 अहम बातें और हैं जो हम जानेंगे आज के इस लेक्चर में। वह है बजट को पहले एक बजट ब्रीफकेस में रखा जाता था, एक अटैची होती थी उसमें रखा जाता था। लेकिन 2019 में, कब? ध्यान रखिएगा दोस्तों, आगे जो बात आने वाली बहुत अहम है। लेकिन 2019 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसमें एक बड़ा संशोधन किया और उसे एक बही खाते में बदल दिया। इसमें बही खाते के रूप में, और आज भी यह लाल कलर का बही खाता है और उसके ऊपर जो भारत का चिन्ह है 3 शेर का जो मुहर है वो अंकित है दोस्तों। इसके अलावा जिस पर राष्ट्रगान लिखा हुआ है दोस्तों।
जो हमारा एक गर्व की बात है राष्ट्रीय गान का होना। इसके अलावा जो अंतिम बात आज की मैं बताने जा रहा हूं दोस्तों, वह बड़ी ही रोचक है लेकिन नई है, जो आपने नहीं जानी होगी। कुछ अनजानी है लेकिन रोचक बात है दोस्तों। बजट पेश होने से कुछ दिन पहले होने वाली रस्म के दौरान वित्त मंत्री खुद हलवे के बड़े बर्तन को हिलाती है और मंत्रालय के प्रतिनिधियों और कर्मचारियों को मिठाई के रूप में हलवा खिलाया जाता है। कोई ना नहीं बात, ये हमारी परंपरा है दोस्तों। खिलाने को तो बाहर की मिठाई भी लाई जा सकती है, लेकिन हलवा जो कि आम आदमी से जुड़ा हुआ है, उसकी खुशी से जुड़ा हुआ है कि बजट कैसा होगा, और ये उनके लिए उत्साह की बात है कि हमने योगदान दिया बजट को बनाने में, तो उनको भी ये मिठाई बांटी जाती है, उनके अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था कि उनको लगे कि हम बजट का एक अहम हिस्सा है। दोस्तों आज आपने बजट को भी जाना, आज आपने वो बातें भी जानी कि इस बजट को क्यों महान बजट या क्यों एक आशावादी बजट कहा जाता है। क्योंकि यदि कोई स्वयं सेवक या राष्ट्र का सेवक या जन सेवक कार्य करेगा तो राष्ट्रभक्त जो कार्य करेगा वो सही करेगा। आज तक सरकारें आई जाती रही, लेकिन आज जैसा बजट, इस बार जैसा बजट कभी न तो आया न आएगा। यह है आज की सत्यता दोस्तों। इसके साथ ही आज आपने जानी वो 10 अनकही बातें तो आज से पहले नहीं जानी थी, लेकिन आज पहली बार परम क्लासेस चैनल के जरिए जानी। तो दोस्तों कैसा लगा आपको बजट, ये तो आप बताएंगे तभी पता लगेगा। तो दोस्तों हम जानेंगे बजट की जो है आकलन, आज का जो हमने बजट के बारे में बात की, उसका आकलन कैसा रहा वो तो आप कमेंट के रूप में बताएंगे तभी पता चलेगा। तो दोस्तों देखते रहिएगा परम क्लासेस चैनल को एक नई चीज के लिए, हर रोज एक नई तथ्य के लिए, एक नई जानकारी के लिए। हम मिलते हैं कल इसी समय इसी मंच पर। धन्यवाद।